हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने बोर्ड्स एटॉमिक थ्योरी स्टार्ट की थी, जिसमें उससे कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स डेराइव किए थे। आज की क्लास में उन्हीं के ऊपर क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, साथ में कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे। तो आओ सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया है। पहले क्वेश्चन में कह रहे हैं इन अ ट्रांजिशन फ्रॉम स्टेट एन टू अ स्टेट ऑफ एक्साइटेशन 10.19 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ए हाइड्रोजन एटम एमिट्स a 4890 angstrom photon, determine the binding energy of the initial state। बाइंडिंग एनर्जी इनिशियल स्टेट की क्या होगी वो बतानी है। तो इस क्वेश्चन को ऐसे किया जा सकता है, सपोज हमारे पास ये कोई N2 एक्साइटेड स्टेट दिस, ठीक है, हाइड्रोजन, ठीक है, तो ऐसा समझ लो यहां पर ये N दिया गया है, ये X दिया गया, सपोज किसी X में आता है, ठीक है, इसमें एक्साइटेड है, और यहां से यहां पर जब आता है तो एक फोटोन एमिट करता है, फोटोन एमिट करता है, उसकी वेवलेंथ दे रखी है 4890, तो यहां से लिख सकते हैं HF, ये तो होगी एनर्जी। तो HF एनर्जी अगर लिख रहे हैं तो वो क्या लिखी जाएगी, HF को लिखेंगे 12400 डिवाइडेड बाय में इसकी वेवलेंथ तो 4890, ये कितना आ जाएगा अप्रोक्स, तो आई थिंक ये वैल्यू आएगी 2.53 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये हो गया HF, ठीक है। अब अगर यहां पर हम लगाएंगे तो क्या लिख सकते हैं, En माइनस EX, ये लिखा जाएगा। En माइनस EX किसके बराबर होगा, तो HF के बराबर होगा। तो En हमारे पास नहीं पता है, EX को हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, तो देखो EX की अगर एनर्जी लिखनी है हमें तो क्या एनर्जी लिखनी होगी, तो हम यहां लिखेंगे -13.6 और प्लस में ये क्या दिया गया है 10.19, ठीक है। तो ये आई थिंक आ जाएगा, एक मिनट, ये आएगा -13.6 प्लस 10.19, ये आ जाएगा -3.41 EX की वैल्यू हो जाएगी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, रख दो यहां पर, तो -3.41 इज इक्वल टू में HF, और HF की वैल्यू ऑलरेडी पता है 2.53, तो यहां से अगर आप En की वैल्यू निकालेंगे तो इन्होंने यही पूछा है डिटरमाइन द बाइंडिंग एनर्जी ऑफ इनिशियल स्टेट, तो ये निकल के आएगा अप्रोक्स 0.8, लगभग में कितना होगा, ठीक है, ये आ जाएगा, एक मिनट यहां इसको हम माइनस करवा लेते हैं, 2.53 माइनस 3.41, ठीक है, तो ये वैल्यू आएगी -0.88 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये आ गई। उन्होंने पूछा क्या है, बाइंडिंग एनर्जी पूछी है, तो बाइंडिंग एनर्जी क्या होती है, तो E जो बाइंडिंग एनर्जी लिखी जाती है वो माइनस ऑफ E आयोनाइजेशन एनर्जी लिखी जाती है, जो भी होती है एनर्जी बाइंड, तो माइनस यहां पर -0.88 आ गया, तो यहां से निकल के आएगा माइनस, तो ये हो जाएगा प्लस 0.88 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये हो जाएगी बाइंडिंग एनर्जी। तो इस तरह से निकाला जा सकता है, याद रहेगा, बढ़िया है। आगे आओ बात करते हैं। दूसरा वाला क्वेश्चन में कह रहे हैं कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसी ऑफ द फोटोन, फोटोन की फ्रीक्वेंसी बतानी है, व्हिच कैन एक्साइट द एटम टू 3-3.4 से लेकर के इसमें, ठीक है, फ्रॉम दिस, तो ऐसा बोल रहे हैं -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से किसमें एक्साइट करवाना है, -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर ले जाना है। अगर याद हो तो याद होगा -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट माइनस, यहां पर क्या लिखते थे, -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट माइनस 1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ऐसे चलता था। तो ये आई थिंक देखो दिख रहा होगा n=1 है, ये n=2 है। अब इसको यहां से हटा देते हैं, याद होगा, ठीक है। तो पूछा क्या, कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसी ऑफ फोटोन व्हिच कैन एक्साइट द एटम, इसमें से इसमें लेकर चला जाए, तो यहां से इलेक्ट्रॉन यहां जाना चाहता है, तो क्या लिखेंगे यहां से, उसकी क्या चाहिए, फ्रीक्वेंसी, तो फ्रीक्वेंसी के लिए हमें निकालना होगा HF इज इक्वल टू में क्या आएगा, दिस माइनस दिस, आई थिंक आएगा 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और इलेक्ट्रॉन वोल्ट को बदल दो 1.6 इंटू 10⁻⁻19, तो आई थिंक यहां से F की वैल्यू आएगी 10.2 इंटू में 1.6 इंटू में 10⁻⁻19 डिवाइडेड बाय, यहां पर बन जाएगा H जो कि होता है 6.6 इंटू में 10⁻34, रखना चाहो तो 26 और भी आगे रख सकते हो, पर उसकी कोई नीड नहीं है, आई थिंक ऐसे ही पता चल जाएगा। 10.2 मल्टीप्लाई बाय 1.6 डिवाइडेड बाय में 6.6, ये वैल्यू निकल के आएगी यहां से 2.47 इंटू में यहां पर बन जाएगा माइनस, तो ये हो जाएगा +34
और -19 ये आ जाएगा 15 हर्ट्ज। तो ये हो गया हमारे पास आंसर। ठीक है, इस तरह से निकाल सकते हैं। आगे आओ, ये मेन का क्वेश्चन है। क्या कह रहे हैं देखो, आराम से पढ़ना, कोई जल्दबाजी नहीं। कह रहे हैं अकॉर्डिंग टू बोर एटॉमिक मॉडल इन विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजिशन विल बी द फ्रीक्वेंसी बी मैक्सिमम। फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम कब होगी? तो ई जो फार्मूला होता है फ्रीक्वेंसी का वो लिखा जाता है HF, ये तो पढ़ा है। तो E इज इक्वल टू में HF लिखा जाता है। इसका मतलब एनर्जी जिसकी ज्यादा होगी, डेल्टा E जिसका ज्यादा होगा उसकी फ्रीक्वेंसी उतनी ज्यादा होगी। अब यहां पर जो लिखे गए हैं इनको बना दो। पहले 5 तक की बात कर रहे हैं तो n इज इक्वल टू में 1, n इज इक्वल टू में 2, n इज इक्वल टू में यहां 3, n इज इक्वल टू में 4, n इज इक्वल टू में 5 हो गया। इसकी एनर्जी क्या होती? 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, -1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, -0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और यहां पर ये हो जाएगा 57 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। आई थिंक एक बार चेक करना पड़ेगा। 5 है ना, 25, 0.54, ठीक, इतनी आ गई। ठीक है, अब सुनना ध्यान से। अब कहां से कहां के बीच के गैप की बात कर रहे हैं, सबकी एनर्जी एक बार चेक करनी। जैसे देखो, पहले यहां की एनर्जी चेक करो। यहां पर 1 से लगा, ये कह रहे हैं 4 से 3 में जाए, तो 4 से 3 में जाओगे तो गैप देखो बहुत छोटा आएगा, पॉइंट में वैल्यू आएगी। ठीक है, और यहां पर 2 से 1 में आओगे, सबसे बड़ा गैप कहां से कहां होता है? यहां से यहां आते हैं तो कितने का गैप होता है? 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का एनर्जी गैप आता है। बाकी किसी और में जाएंगे तो इतने का एनर्जी गैप आता नहीं है। तो वैसे चेक करना हो तो यहां डाटा लिखा, चेक कर सकते हो, इनका गैप, इनका गैप, इन दोनों का गैप, इन दोनों का गैप, कितना गैप आएगा? तो सबसे बड़ा गैप आता है n इज इक्वल टू 2 से। अगर n इज इक्वल टू 1 में जाता है इलेक्ट्रॉन तो उसके लिए जो डेल्टा E होगा वो ज्यादा होगा, और डेल्टा E ज्यादा होगा इसका मतलब फ्रीक्वेंसी उसके लिए ज्यादा लिखी जाएगी। क्यों? E डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है? फ्रीक्वेंसी के, जो भी फोटोन एमिट होगा या एब्जॉर्ब होगा। आगे आओ बात करते हैं। कह रहे द वेवलेंथ ऑफ फोटोन एमिटेड बाय अ हाइड्रोजन एटम when an atom makes a transition, एक ट्रांजिशन बनाता है। ट्रांजिशन बनाने का मतलब क्या है? बोला है द वेवलेंथ ऑफ फोटोन एमिटेड, तो n इज इक्वल टू 1 है, n इज इक्वल टू में 2 है। फोटोन एमिटेड मतलब यहां से इलेक्ट्रॉन यहां आ रहा है। ठीक, तो बता दो कितना होगा। तो यहां से यहां इलेक्ट्रॉन आएगा तो कितनी वेवलेंथ निकालेगा? तो फार्मूला ये लगा सकते हो 1/λ जो निकाला था, R हाइड्रोजन एटम है ना, हाँ हाइड्रोजन एटम है तो जेड की वैल्यू 1 हो गई। 1 बाई यहां पर 1 का स्क्वायर हो जाएगा, -1 बाई यहां 2 का स्क्वायर हो जाएगा। आई थिंक यहां पर 4 बाई यहां पर होगा 1 -1 बाई 4, तो यहां हो जाएगा 3। आई थिंक यहां हो जाएगा 4, नहीं उल्टा हो गया, यहां पर होगा 4 और यहां पर होगा 3, क्योंकि ये 4 इधर जाएगा। हाँ ठीक है, तो अगर यहां से लैम्डा की वैल्यू निकालेंगे आप तो लैम्डा इज इक्वल टू आएगा 4/3r। लिख दो 4/3 तो ठीक है। r की वैल्यू होती 1.097 इंटू 10⁻⁷। क्या बन जाएगा ये? तो ये वैल्यू बन जाएगी 4 डिवाइडेड बाई में 3 को 1.33 लिख दो, 3 लिख दो, और फिर फर्दर इसको डिवाइड कर दो 1.097 से, तो ये वैल्यू आ जाएगी 12, ये ऐसा, और फिर यहां पर 12, और इंटू में आ जाएगा 10⁻⁷। तो इसको 3 इधर बढ़ाओगे तो 12 आ जाएगा लगभग, है कोई? हाँ, तो ये नैनोमीटर में है, तो नैनोमीटर में बढ़ाएंगे इधर तो ये हो जाएगा 21.2 इंटू में 10⁻⁹, तो इसको लिख सकते हैं 121.2 नैनोमीटर, इतनी आ जाएगी वैल्यू। ठीक है, तो अगर 4.3 को और भी डिवाइड करना होगा फर्दर तो कर सकते हो, वैल्यू सी के अप्रॉक्स जाएगी। अगला क्या है? इफ एन इलेक्ट्रॉन इज मूविंग in nth orbit of hydrogen atom then its velocity for the nth orbit is given as, कोई दिक्कत नहीं है। क्या होगा? v nth जो होता है वो क्या लिखा जाता था? z/n लिखा जाता, आई थिंक पता होगा। तो यहां पर क्या हुआ? vn जो है वो n के इनवर्सली प्रोपोर्शनल निकल के आया। बस अगर फार्मूला पता है तो जस्ट लगा सकते हैं। 2021 का क्वेश्चन देखो कितना आसान है। आगे क्या कह रहे हैं? ये हो गया, हाँ ठीक है। आगे कह रहे हैं which level of single ionized carbon, ठीक है, has energy as the ground state of energy of hydrogen atom। तो पहले क्या लिखो? En का फार्मूला लिखो। En का फार्मूला क्या होता है? -13.6, यहां पर लिखा जाता है Z²/n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट में लिखा जाता है। ठीक है, तो अगर हम ग्राउंड स्टेट एनर्जी लेवल की बात करें हाइड्रोजन की तो वो होगी -13.6
यहां पर होगा जेड स्क्वायर, जिसको हम लिख लेंगे 1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय में यहां हो जाएगा n का स्क्वायर। ग्राउंड स्टेट की 1 हो जाएगी यहां पर, तो ये 1 का स्क्वायर हो जाएगा इज इक्वल टू -13.6। अब हम हाइड्रोकार्बन की बात कर रहे हैं, तो कार्बन के लिए जेड की वैल्यू क्या होती है? बिल्कुल सही 6 होती है। तो यहां होगा 6 का स्क्वायर और डिवाइडेड बाय में कह रहे हैं किस ऑर्बिट की या किस नंबर की, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की, तो यहां पर n स्क्वायर हो जाएगा। ये हमने कहा ग्राउंड स्टेट की, और ये हो गई nth ऑर्बिट की, जो भी होगा। तो ये देखो कैंसिल हो गया सीधे, तो यहां से आई थिंक आ गया, देखो माइनस माइनस भी कैंसिल हो गया, तो यहां से आ गया n स्क्वायर इज इक्वल टू में 6 क्यों? 6 का स्क्वायर, तो आई थिंक n इज इक्वल टू में आ गया 6। है कोई ऑप्शन? हाँ है। तो n इज इक्वल टू 6 की जो एनर्जी होगी वो किसके बराबर होगी? हाइड्रोजन एटम के ग्राउंड स्टेट में जो भी इलेक्ट्रॉन होगा उसकी एनर्जी के बराबर होगी। ठीक, बस फार्मूला याद रखना था। आगे आओ, देखो इसको थोड़ा ठीक से समझना, गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। द रेडिएशन करेस्पॉन्डिंग टू 3 to 1 मतलब 3 to 2 ट्रांजिशन ऑफ ए हाइड्रोजन एटम फॉल्स ऑन ए गोल्ड सरफेस टू पेनिट्रेट जनरेट इलेक्ट्रॉन्स। These electrons are passed through the magnetic field of this. Assume what is the radius of the largest circular path followed by these electrons is this. ठीक है, रेडियस जो ऐसी है, कह रहे हैं कि लार्जेस्ट रेडियस, तो R का फॉर्मूला क्या होता है? याद होगा mv/qb। पढ़ा होगा, पढ़ा था हम लोगों ने। ठीक है, नहीं पढ़ा तो जाकर के देख सकते हो मैग्नेटिज्म में। अब ये फार्मूला R का आ गया। R की वैल्यू मैक्सिमम है, सुनना, R की वैल्यू अगर मैक्सिमम है, किसी और के बारे में कुछ नहीं कहा गया, तो V देखो मैक्सिमम हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? बोलोगे हाँ, V मैक्सिमम हो जाएगा। क्यों V? बहुत अच्छा। और अगर काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम लिखी जाए, इससे पहले फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट पढ़ा है, वो क्या लिखी जाती थी? हाफ mv मैक्सिमम का स्क्वायर लिखा करते थे। ये होगा बिल्कुल सही। तो V मैक्सिमम का स्क्वायर अगर हम यहां रखते हैं तो R मैक्सिमम क्या आएगा? R मैक्सिमम इज इक्वल टू m/qb इंटू में V मैक्सिमम। V मैक्सिमम आई थिंक आएगा 2 ke मैक्सिमम, ke मैक्सिमम 2 ke मैक्सिमम डिवाइडेड बाय में m, और इसका अंडर रूट हो जाएगा, मतलब 1/2 हो जाएगा। ठीक है, यहां से हम क्या निकालने वाले हैं? ke मैक्सिमम निकालेंगे। तो निकालो। तो सबसे पहले हम R मैक्सिमम लिखने वाले हैं। क्या है R मैक्सिमम? 7 mm, तो -3 इज इक्वल टू में m। तो आई थिंक ये वाला m और ये m कैंसिल हो जाएंगे, तो यहां पर रूट में m हो जाएगा, यहां पर 1/qb की वैल्यू रखो। तो क्यों इलेक्ट्रॉन है, तो इलेक्ट्रॉन की वैल्यू हो जाएगी 1.6 इंटू 10⁻⁻19, और b की वैल्यू क्या दे रखी? 5 इंटू 10⁻⁻4 टेस्ला। ठीक है, अब आगे क्या करना है? तो आगे अब हमने इसमें 1/qb की वैल्यू रख दिया। अब यहां पर वैल्यू रखनी है किसकी? 2, और m की वैल्यू रखनी है, ऊपर चला जाएगा ना m, तो 9.1 इंटू 10⁻⁻31, ये भी सही है। 2m, उसके बाद में यहां पर आ जाएगा साथ में ke max, और इसकी पावर क्या है? 1/2 लगी है, मतलब इसका स्क्वायर रूट लगा है। तो अब अगर हम यहां से वैल्यू निकालेंगे तो क्या निकल के आएगी? बोलना। सबसे पहले हम यहां इसको मल्टीप्लाई करा लेते हैं, तो यह आएगा 7 इंटू में 1.6 इंटू में 5, तो ये वैल्यू आ जाएगी 56 इंटू में देखो 23, और ये बन जाएगा 26। बहुत अच्छा। इज इक्वल टू में इधर क्या बन जाएगा? तो इधर बन जाएगा 9.1 मल्टीप्लाई बाई 2, ये बन जाएगा 18.2 इंटू में 10⁻⁻31, और यहां पर बन जाएगा ke max। ठीक है, और इसकी पावर वैसी लिखी गई है, तो हम कर देते हैं इसका होल स्क्वायर, सही हो जाएगा। अब 56 है, 56 बन जाएगा 3136 इंटू में ये बन जाएगा 52, और ये बन जाएगा 18.2 इंटू में 10⁻⁻31, यहां पर बन जाएगा ke मैक्सिमम। आई थिंक यहां से आप ke मैक्सिमम की वैल्यू निकाल देते हैं हम ही। 3136 डिवाइडेड बाई में 18.2, आई थिंक ये वैल्यू आपको मिलेगी 172 इंटू, नहीं पॉइंट लगा देते हैं 3 इंटू में 10⁻, यहां पर हो जाएगा -52
प्लस 31, ये बन जाएगा -21 इज इक्वल टू में के ई मैक्सिमम। आई थिंक ये के ई मैक्सिमम देखो तो पता चला होगा, ये लिखी गई है जूल में, हम इलेक्ट्रॉन वोल्ट में लिखना चाहते हैं क्योंकि इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आंसर्स हैं। तो एक काम करो 172.3 डिवाइड कर दो 1.6 से, तो ये वैल्यू आपको मिलेगी यहां से 107.6 इंटू में 10 टू द पावर, यहां पर -21 है ना, -21 है, प्लस 19 ऊपर जाएगा तो -2 बन जाएगा ये, तो ये हो जाएगा के ई मैक्सिमम। अब सुनो, यहां से के ई मैक्सिमम अगर पूछें तो क्या बताओगे, बोलोगे के ई मैक्सिमम निकल के आ जाएगा यहां से 2 पॉइंट है, इधर बढ़ा दो 1.07 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ गई एनर्जी, के ई मैक्सिमम आ गया। कहा वर्क फंक्शन ऑफ द मेटल क्या होगा, तो वर्क फंक्शन ऑफ द मेटल कैसे निकाला जाएगा, तो यहां से ट्रांजिशन कहां से हो रहा, 3 से 2 में आ रहा है, ठीक है, हाइड्रोजन एटम, ठीक है, तो 3 से 2 में आएगा तो एनर्जी निकाल लो। एनर्जी क्या लिखी जाती है, एनर्जी लिखी जाएगी 13.6, यहां पर आएगा 3 से 2 में, ठीक है, तो यहां पर हो जाएगा 3 का स्क्वायर, नहीं 2 का स्क्वायर -1/3 का स्क्वायर, ऐसे ही तो लिखते हैं, 2 का लिखना पड़ेगा। देखो कैसे, पहले हम 3 का लिखेंगे तो कहेंगे E3 इज इक्वल टू -13.6, यहां पर लिखा जाएगा 1/3 का स्क्वायर होगा, और उसके बाद हम जब E2 लिखेंगे तो वो होगा -13.6, 1 यहां पर 2 का स्क्वायर हो जाएगा। तो अगर हमें एनर्जी का डिफरेंस लिखना हो तो हम क्या लिखेंगे, E3 माइनस E2 लिखेंगे, तो दिस माइनस दिस, तो ये हो जाएगा प्लस का, तो पहले हो जाएगा वो माइनस हो जाएगा, ठीक, तो ये एनर्जी आ गई। अब अगर यहां से एनर्जी निकालेंगे तो ये कितनी आएगी लगभग में, देख लेते हैं, तो यहां हो जाएगा 1/4 और ये हो जाएगा 1/9, 9 - 4 ऊपर बन जाएगा 5, तो 5 और डिवाइडेड बाय में ये बन जाएगा 36, तो ये बन जाएगा 0.138, 0.138, फिर से यहां ऊपर बन गया जाकर के 5, 9, 36 बन गया, ठीक है, तो E की वैल्यू जो निकल के आएगी 13.6 डिवाइडेड बाय 9 - 4 5 हुआ, 5 को डिवाइड किया गया 36 से, तो ये वैल्यू मिल जाएगी 138। ये वैल्यू लगभग में कितनी आएगी, सही है ना, 1/2 का स्क्वायर मतलब 1/4 बन गया, ठीक है, -1/3, 3 जा 9 बन गया, 9 - 4 5/36 और 13.6 आ गया। और कुछ बाकी तो नहीं रह गया, नहीं बाकी तो नहीं है, 1 मिनट, ठीक है, ये हमारे पास E की वैल्यू आ जाएगी, E का डिफरेंस आ गया। गोल्ड सरफेस जेनरेट फोटो इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, वर्क फंक्शन बताना तो बस ठीक है बता सकते हो। वर्क फंक्शन क्या होता है, तो E होता है -W इज इक्वल टू में होता है के ई मैक्सिमम, ठीक है, E की वैल्यू यहां से है ही, ये वैल्यू रखेंगे, के ई मैक्सिमम की वैल्यू आई 1.07 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो यहां से W की वैल्यू निकाल लेना, यह आएगी 0.8, यहां पर आ जाएगा 12 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के करीब वैल्यू, ठीक है, लगभग ये आ जाएगी। तो सॉल्व कर लेंगे प्रॉपर, इस तरह से आंसर आ जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ आओ, कह रहे हैं एन इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन आर सेपरेटेड बाय ए लार्ज डिस्टेंस, कह रहे हैं एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन है जिनको सेपरेट किया गया लार्ज डिस्टेंस के साथ, मतलब उनके पास पहले से कोई इंटरैक्शन की पोटेंशियल एनर्जी नहीं होगी। द इलेक्ट्रॉन स्टार्ट्स अप्रोचिंग टू द इलेक्ट्रॉन, ठीक है, इलेक्ट्रॉन है, पहले से इलेक्ट्रॉन है, तो इसके पास जो काइनेटिक एनर्जी है वो कितनी दे रखी है, वो एनर्जी दे रखी है प्लस का 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। द प्रोटॉन कैप्चर्स द इलेक्ट्रॉन एंड फॉर्म्स अ हाइड्रोजन इन सेकेंड एक्साइटेड स्टेट, इसका मतलब यह है कि यहां पर n इज इक्वल टू 1 है, n इज इक्वल टू में 2 है, n इज इक्वल टू में 3 है, तो देखो यहां से यहां आएगा तो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट मिलेगी, यहां से यहां आएगा सेकेंड एक्साइटेड स्टेट मिलेगी, होगा ना, ठीक है। तो अब ये सोचो, इसको हटा देते हैं, 3 है ये, तो अब ये सोचो कि यहां सेकंड एक्साइटेड स्टेट में जाता है इलेक्ट्रॉन, इसका मतलब यहां चला आया, तो फाइनल एनर्जी जो क्या होगी, ई फाइनल
इनिशियल तो पता है, ई फाइनल क्या होगा, तो ई फाइनल हो जाएगा, यहां की एनर्जी कितनी होती है, तो -13.6 -3.4 -1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो गई। तो अब हमें बताओ पहले एनर्जी इतनी थी, इसको लिख सकते हैं ई इनिशियल, ये है ई फाइनल, तो हम ये बताओ डेल्टा ई क्या आएगा, तो कहोगे ई फाइनल माइनस ई इनिशियल, क्या होगा ई फाइनल, तो ये आ जाएगा -1 एग्जैक्टली बता दो, सीधे सीधे न्यूमेरिकल वैल्यू क्या आएगी, डायरेक्ट प्लस माइनस छोड़ो, तो यहां पर देखो 3 और 1 4, तो ये बन जाएगा 4.151 और ये बन जाएगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, ये हो जाएगा डिफरेंस। तो अगर इतनी एनर्जी का डिफरेंस आ गया, फिर कह रहे हैं द रिजल्टिंग फोटोन इज इंसिडेंट ऑन अ फोटो सेंसिटिव मेटल ऑफ द थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। इतनी एनर्जी का फोटोन अगर गिरेगा, ठीक है, वेवलेंथ थ्रेशोल्ड वेवलेंथ दे रखी है, तो थ्रेशोल्ड वेवलेंथ इतनी है, इसका मतलब यहां से हम क्या निकाल सकते हैं, वर्क फंक्शन, जो कि होगा hc बाई लैम्डा नॉट से, और ये हो जाएगा 12,400 और यहां पर हो जाएगा 4000, 0 0 0 0 कैंसिल करवा दो, 124/40, 124/40 ये आ जाएगा आपके पास 3.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक, वर्क फंक्शन मिल गया। कह रहे हैं व्हाट इज द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ द एमिटेड फोटोन। ठीक है, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी बतानी है, तो बता दो ये गिरने वाली एनर्जी का गैप होगा, तो यहां से लिख सकते हैं ई जो भी होगा, ई टोटल जो गिरने वाली एनर्जी माइनस डब्ल्यू इज इक्वल टू में क्या होता है, के ई मैक्सिमम होता है, तो माइनस करवा दो, यहां पर हो जाएगा 4.15 माइनस ये बन जाएगा 3.1 इज इक्वल टू में के ई मैक्सिमम। क्या इसके करीब कोई वैल्यू है, तो लगभग में कितना बन जाएगा 4.14 माइनस 3.1, ये 1.05 बनेगा, तो ये बन जाएगा 1.05 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कोई इससे करीब है नहीं वैल्यू 1 के करीब, तो यही वाली वैल्यू 1 के करीब चली जाएगी। ठीक है, और वैसे भी हम लोगों ने अप्रोक्सीमेशन तो लिया है, 12400 यूज किया है, नहीं तो हमें एचसी की वैल्यू प्रॉपर रख के सॉल्व करते तो भी रिजल्ट एग्जैक्ट मिल जाता। ठीक, आगे और बात करते हैं, ये भी है, ये इंटीजर टाइप क्वेश्चन है, थोड़ा ध्यान से, ये हाइपोथेटिकल एनर्जी लेवल को डिफाइन करने के काम आता था, वो कॉन्सेप्ट यहां पर लगेगा, आई थिंक पता होगा। तो आओ देखो क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं पार्टिकल ऑफ मास m, ठीक है, मूव्स इन अ सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ ए सेंट्रीपिटल, ठीक है, सेंट्रल पोटेंशियल एनर्जी दे रखी है, तो ऐसे लिखो u ऑफ r क्या दिया गया है, वो दिया गया है u0 r⁴। आगे कुछ करने नहीं है, फोर्स क्या होता है, तो वो लिखा जाता है dF/dr, तो यहां पर लिख दो du/dr, तो यहां पर हो जाएगा u0, यहां पर हो जाएगा r⁴ लिखा है, तो r⁴ हो जाएगा 3, यहां पर 4 को उतार लेंगे, ऐसा होगा, बिल्कुल सही, ये हो जाएगा। तो F इज इक्वल टू में लिखा क्या जाता था, तो -du/dr लिखते हैं हम, ठीक है, -du/dr, तो इसको डिफरेंशिएट कर दिया, हम मैग्नीट्यूड वाइज बात कर रहे हैं, इसको हम फोर्स के बराबर कर देते हैं, तो वो क्या होता है mv² डिवाइडेड बाई में r होता है, क्यों, क्योंकि ये फोर्स के साथ बैलेंस होगा, तो यहां से क्या निकल के आएगा, इनको क्या चाहिए, एफ बोर्स क्वांटाइजेशन कंडीशंस आर अप्लाइड, तो ठीक है, ये हो गया, तो यहां से ऐसा लिख लो 4u0, यहां पर बन जाएगा r⁴ इज इक्वल टू में mv², पहली इक्वेशन हो गई, और दूसरी इक्वेशन क्या लिखी जा सकती है, mvr इज इक्वल टू लिखा जाएगा n इंटू में h/2 पाई लिखा जाएगा, बोलो होगा ऐसा, हाँ, कह रहे हैं रेडियाई ऑफ पॉसिबल ऑर्बिटल्स rn वेरिंग विद rn, nth की जो रेडियस होगी वो ऐसे बदल रही है, तो nth की रेडियस देखो, यहां पर हम v की वैल्यू रख देते हैं, तो क्या बन जाएगा, देखो m इंटू में r, v की वैल्यू बताना यहां से, तो v की वैल्यू आ जाएगी 4u0 r⁴ डिवाइडेड बाई में m आ जाएगा, और इसका स्क्वायर रूट होगा, ये हो जाएगी v की वैल्यू। ठीक है, तो यहां से वैल्यू लिख देंगे mr, ठीक है, तो mr हो गया, v की वैल्यू ये आ गई, और साथ में यहां पर लिखा जाएगा n इंटू में h/2 पाई। सहमत हो इस बात से, बिल्कुल ठीक है। अब हमें करना क्या होगा, इनको सॉल्व करने के लिए, तो सॉल्व करेंगे हम, क्या करते हैं काम, स्क्वायर कर दो, तो हो जाएगा m² r², यहां पर हो जाएगा 4u0 r⁴ डिवाइडेड बाई में m, और इधर क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा n²
यहां पर h डिवाइडेड बाई में 2 पाई आ जाएगा। h डिवाइडेड बाई में 2 पाई क्यों, यहां पर हो जाएगा h स्क्वायर बाई 4 पाई स्क्वायर हो जाएगा। बहुत अच्छा। इन्होंने कहा है जो Rn की रेडियस है वो n की इस पावर के साथ वेरी कर रही है, तो n की इस पावर के साथ वेरी कर रही है, तो इसको लिखो। यहां पर क्या हो जाएगा, इधर देखना, यहां पर 4 और ये 2, तो आई थिंक ये r पावर 6 बन जाएगा। ठीक है, सब कुछ को ऐसे रख सकते हैं, यहां पर बन जाएगा n स्क्वायर। तो अगर हम यहां से r डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लिखना चाहते हैं तो n स्क्वायर की पावर 1/6 बनेगा। तो इंप्लाइज दैट लगा करके r n की पावर क्या हम 1/3 लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। उन्होंने कहा है 1/अल्फा है, तो यहां पर अल्फा की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी। याद है, इस तरह से हम सॉल्व किया करते थे अगर हाइपोथेटिकल कोई एनर्जी लेवल दिया गया होता था। आगे वो बात करते हैं, इस क्वेश्चन में क्या कहा है, कह रहे हैं कि इन बोर्स एटॉमिक मॉडल में द इलेक्ट्रॉन इज एज्यूम्ड टू रिवॉल्व इन अ सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ रेडियस दिस। ठीक है, if the speed of electron is this then the current associated with the electron will be, ये आई थिंक इस चैप्टर का क्वेश्चन ही नहीं, करंट इलेक्ट्रिसिटी का क्वेश्चन है, यहां पर है। तो कैसे लगाना है इसको, तो याद होगा अगर कोई भी चार्ज पार्टिकल क्यों है और टी टाइम में कुछ चला जाता है किसी क्रॉस सेक्शन से, क्यों चार्ज टी टाइम में पास करता है क्रॉस सेक्शन से, तो करंट लिखी जाती है Q/T। और अगर ये सर्कुलर पाथ पर चल रहा है तो टाइम पीरियड क्या लिखा जाएगा, 2πr/v लिखा जाएगा। तो यहां से बन जाएगा Q इंटू में v डिवाइडेड बाई में 2πr। बस यहां से वैल्यू रख देना, सॉल्व कर देना। क्यों की वैल्यू क्या है, कौन है, इलेक्ट्रॉन है, तो 1.6 इंटू 10⁻⁻19। v की वैल्यू दे रखी है 2.2 इंटू 10⁻6 डिवाइडेड बाई में यहां हो जाएगा 2 इंटू में 3.14 इंटू में 10 टू द पावर क्या बन जाएगा r की वैल्यू ना, तो r है 0.5, तो 0.5 एंगस्ट्रॉम, तो -10 लिख देंगे। यहां से आप i की वैल्यू निकाल लेंगे, i की वैल्यू आ जाएगी 112 इंटू में 10 टू द पावर -15 मिली एम्पियर, ये इतनी आ जाएगी वैल्यू। उन्होंने पूछा इससे पहले का फैक्टर कितना होगा, तो 112 होगा, सॉल्व कर देना, इजी है। करंट इलेक्ट्रिसिटी का क्वेश्चन है पूरा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, ये एडवांस का क्वेश्चन है 2016 का। क्या कह रहे हैं, हाइड्रोजन एटम इन इट्स ग्राउंड स्टेट इज इरेडिएटेड बाय लाइट ऑफ वेवलेंथ दिस। ठीक है, तो एक काम करते हैं ना, यहां से हम HF निकाल लेते हैं, तो क्या आ जाएगा 12400 डिवाइडेड बाय में क्या हो जाएगा 970। ये वैल्यू लगभग कितनी बनेगी, एक बार चेक करते हैं। तो ये वैल्यू बन जाएगी 12400 डिवाइडेड बाय में 970, ये आ जाएगा 12.78 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। बढ़िया है। अब आगे क्या बोला है, जैसे ही हमें ये एनर्जी मिल जाएगी, ग्राउंड स्टेट की एनर्जी दे ही रखी, तो -13.6 और ये हो जाएगा 12.78, ये हो जाएगा -13.6 डिवाइडेड बाय में n स्क्वायर। क्यों, क्योंकि इसमें हम इसको ऐड कर देंगे, जैसे ये एनर्जी है, एनर्जी गैप को ऐड किया तो पता चल गया nth ऑर्बिट की एनर्जी मिल गई हमें। अब अगर इसे हम सॉल्व करें तो लगभग कितना आ जाएगा, यहां से करो सॉल्व, देखो तो ये हो जाएगा -13.6 प्लस 12.78, ये आ जाएगा माइनस में 0.82, ठीक है, इज इक्वल टू -13.6 डिवाइडेड बाई में n स्क्वायर। तो n स्क्वायर की वैल्यू क्या आएगी, माइनस माइनस हो गया प्लस 13.6 डिवाइडेड बाई में आ गया 0.82, ठीक है। तो ये वैल्यू आ जाएगी 16.58 के करीब, और जानते हैं 16.58 के करीब लगभग अगर आएगी वैल्यू तो हम यहां से लिख सकते हैं n इज इक्वल टू में आ जाएगा 2 क्यों, n इज इक्वल टू में आ जाएगा 4, क्योंकि 16 के करीब जाएगा तो n की वैल्यू 16 आई। इन्होंने कहा है द नंबर ऑफ लाइंस प्रेजेंट इन द एमिशन स्पेक्ट्रम इज, तो ऐसे समझ लो क्या क्या आएंगी, 1 2 3 4, ठीक है। तो n इज इक्वल टू 1, n इज इक्वल टू में 2, n इज इक्वल टू में 3, n इज इक्वल टू में n इज इक्वल टू में 3, n इज इक्वल टू में 4 आ गया। तो समझो कौन कौन सी स्पेक्ट्रल लाइंस हो सकती हैं। एक तो इलेक्ट्रॉन यहां से डायरेक्ट यहां चला है, ठीक है, एक हो गया। दूसरा हो सकता है इलेक्ट्रॉन यहां से यहां आए, 2 हो गया। एक इलेक्ट्रॉन यहां से यहां आ सकता है, 3 हो गया, ठीक है। और वापस से इससे एक इलेक्ट्रॉन यहां आ सकता है, ये 4 हो गया। और इलेक्ट्रॉन यहां से यहां आ सकता है, ठीक है, 1 मिनट गिनना, 1 2 3 4, और ये हो गया 5, और कोई छूट गया क्या, देखो
सीधे आ गया, यहां आया, ठीक है। एक यहां से भी यहां आ सकता है, तो यहां से यहां भी आ सकता है, तो एक 6 हो गया, गिन लो 6 हो गए। अगर नहीं भी ऐसे गिन पा रहे हो तो उसके लिए फार्मूला भी होता, वैसे पढ़ना था हमें आगे, लेकिन यहां पर ही बता देते हैं। मान लेते हैं nth एक्साइटेड स्टेट में अगर है इलेक्ट्रॉन, तो नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस जो लिखी जाती हैं वो कैसे लिखी जाती है, n इंटू n माइनस 1/2 से लिखा जाता है, ऐसे लिखा जाता है, या nc2 लिख सकते हो, तो 6c2 लिख सकते हो, तो यहां से 6 वैल्यू मिल जाएगी इसकी। तो 6c2 को कैसे सॉल्व करोगे, 6 का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय में यहां 4 का फैक्टोरियल, और यहां पर हो जाएगा 6 माइनस 2 4 का फैक्टोरियल, तो क्या हो, नहीं 2 का फैक्टोरियल, सॉरी 2 का फैक्टोरियल क्या हो जाएगा, तो 6 इंटू में 5 4 का फैक्टोरियल, और डिवाइडेड बाय में यहां पर बन जाएगा 4 का फैक्टोरियल, ठीक है। 4 का फैक्टोरियल हो जाएगा यहां पर, और ये 2 बन जाएगा, ये देखो इससे कैंसिल हुआ, 30 नहीं NC3, इसको छोड़ो, ये ठीक नहीं लग रहा। इस वाले में कितने हो सकते हैं पॉसिबल, वो गिन सकते हो, ठीक है। वैसे वहां पर डेराइव करेंगे फार्मूला, तो देखेंगे क्या आएगा, अभी के लिए छोड़ो, इस तरह गिन लेना। गिन नहीं पा रहे हो तो इस तरह से नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस को कैलकुलेट कर सकते हो, तो यहां हो जाएगी नंबर ऑफ लाइंस प्रेजेंट इन द एमिशन स्पेक्ट्रम इज 6, तो ये 6 आंसर हो जाएगा। चलो छोड़ो, बाद में देखेंगे उसके बारे में। आगे कह रहे हैं एन इलेक्ट्रॉन इन हाइड्रोजन एटम अंडरगोज द ट्रांजिशन फ्रॉम एन ऑर्बिट विद क्वांटम नंबर्स। कुछ क्वेश्चन यहां ऐसे भी हैं जो आगे के हैं, लेकिन यहां पर ले लिए गए हैं, आई थिंक उनको कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। Ni से Nf में जाता है, Vi and Vf respectively the initial and final potential energies of the electron if Vi and Vf is this, ठीक है। तो देखो V जो लिखा जाता है वो क्या लिखा जाएगा, तो टोटल एनर्जी का डबल, वो भी माइनस में, तो माइनस में क्या होगा, तो 13.6 होता है, इसका डबल करो, 6 2 12, और यहां 3 2 6 1 7 बन जाएगा 2, तो ये हो जाएगा आई थिंक 27.2, यहां पर बन जाएगा Z²/n², बस खत्म, इसे हटा दो। अब हमारे पास क्या करना है, इन्होंने कहा है कि फाइनल एनर्जीज हैं, ठीक है, आर द रेस्पेक्टिव द इनिशियल एंड फाइनल पोटेंशियल एनर्जीज हैं, पोटेंशियल एनर्जी। तो अब यहां से हमें बताना है, तो हम ये बोल सकते हैं कि जो V है वो n² के इनवर्सली प्रोपोर्शनल आ रहा है, तो हम यहां से बोल सकते हैं Vi/Vf इज इक्वल टू में NF/Ni का होल स्क्वायर, हाँ लिख सकते हैं। तो बस अब बोल दो, Vi/Vf दिया गया है, कितना है, तो 6.25 है, इज इक्वल टू में यहां पर NF/Ni है, इसका है होल स्क्वायर, ठीक। तो इसको सॉल्व करें तो NF/Ni की जो वैल्यू आएगी, इसका स्क्वायर रूट क्या होगा, तो 2.5 होगा, 2.5 होगा, चेक कर लो, 6.25, हाँ 2.5, ठीक है चलेगा। तो NF/N की ये वैल्यू आ गई, तो इसको लिख सकते हो 25, ये 10, 5 5 25, 5 दूनी 10, ठीक है। अब उन्होंने कहा है NF की क्या बताना है, ठीक है, देन स्मॉलेस्ट पॉसिबल वैल्यू ऑफ NF की मिनिमम पॉसिबल वैल्यू क्या हो सकती है, तो देखो ये आ रहा है इनका रेशियो, तो अगर इनको हम इस तरह से लिखेंगे तो ऐसा लिखा जा सकता है, ऐसा नहीं लिखेंगे तो इसे लिख सकते हो 10/4, फिर इसके आगे लिख सकते हो, आगे इसका डबल कर सकते हो तो 20/8 हो जाएगा, इस तरह से लगातार चलता जाएगा, लेकिन जो NF की मिनिमम वैल्यू होगी वो 5 लिखी जा सकती है, ठीक। तो इसका आंसर हो जाएगा 5। आगे आओ, देखो लास्ट क्वेश्चन है आज की क्लास का। कंसीडर अ हाइड्रोजन लाइक आयनाइज्ड एटम, लाइक है मतलब वैसा है नहीं जैसे ही बात करना चाह रहे हैं, तो ऐसा कहा है, Z दिया गया है, सिंगल इलेक्ट्रॉन का है, तो मतलब इसके ऊपर हम फार्मूले लगा सकते हैं। इन द एमिशन स्पेक्ट्रम ऑफ दिस एटम द फोटोन एमिटेड इन द ट्रांजिशन n = 2 to n = 1 हैज एनर्जी। तो ठीक है, n = 2 से 1 में जाएगा तो एनर्जी क्या लिखी जाती है, तो एनर्जी लिखी जाती है 13.6, प्लस का लिखो 13.6, यहां पर आ जाएगा 1/1 का स्क्वायर माइनस 1/2 का स्क्वायर आ गया, बढ़िया, ये एनर्जी हो गई। और उसके बाद ये दूसरी एनर्जी अगर लिखी जाए, इसे E1 लिख देते हैं, इसे E2 मान लो लिख लेते हैं, 13.6। अब कहां से 3 से 2 में जाना है, तो यहां पर हो जाएगा 2 का स्क्वायर माइनस यहां हो जाएगा 3 का स्क्वायर। अब आगे देखो क्या कहा है, हैज एनर्जी इतने वोल्ट हायर देन द फोटोन एमिटेड इन दिस, ठीक है। तो इसमें क्या करो, इतना जोड़ दो तो हो जाएगा 13.6
और यहां पर बन जाएगा 4, तो बन जाएगा आई थिंक देखो 3, बाई में बन जाएगा 4, और यहां से देन वैल्यू ऑफ जेड चाहिए, तो यहां पर जेड का स्क्वायर भी लिखा रहेगा, जेड का स्क्वायर भी लिखा रहेगा, तो जेड स्क्वायर भी लिख दो, हाइड्रोजन एटम नहीं है तो। और इधर क्या बन जाएगा 13.6, और ये बन जाएगा 1/4 माइनस 1/9 इनटू में बन जाएगा जेड स्क्वायर, और कितनी ज्यादा है तो कहा है 78 नहीं 74.8, और सबकी सब इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है तो कोई दिक्कत ही नहीं है। यहां से आप सॉल्व करेंगे तो जेड स्क्वायर इज इक्वल टू में 9 आ जाएगा, तो जेड इज इक्वल टू में 3 मिल जाएगा, मतलब लिथियम है ये। तो इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। एडवांस क्वेश्चन यहाँ के ज्यादा बड़े नहीं होते हैं। स्टार्टिंग में ही कहा था मॉडर्न फिजिक्स के जो क्वेश्चन होते हैं रिलेटिवली इजी होते हैं। कैलकुलेशन हाँ थोड़ी लेंदी हो सकती है, कुछ जगहों पर कैलकुलेशन भी छोटी हो जाती, तो यहाँ के क्वेश्चन बहुत इजीली हो जाया करेंगे, चाहे वो मेन के हों चाहे एडवांस के हों। तो इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व किए जा सकते हैं। ये आज की क्लास थी जिसमें हम लोगों ने डिफरेंट क्वेश्चन सॉल्व किए, अलग अलग तरीके से कैसे कैसे क्वेश्चन हो सकते हैं। जितनी भी थियरी पढ़ी उसके ऊपर क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हम लोगों ने, ठीक है। ये हो गए सारे क्वेश्चंस। अगली क्लास में हम लोग इसके आगे बात करेंगे कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स के बारे में, जैसे हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम को डिटेल में अलग से हम लोग पढ़ेंगे, साथ में हम लोग एटॉमिक कोलिजन के बारे में पढ़ेंगे, और अगर उनकी जगह पर इलेक्ट्रॉन को अगर हम इलेक्ट्रॉन का मास नेग्लिजिबल ना मान करके न्यूक्लियस का मास और इलेक्ट्रॉन का मास कंपेरेबल मान लें तो उस केस में क्या होता है, उन सब के बारे में बात करेंगे। मास जो रिड्यूस्ड मास होता है उसका कॉन्सेप्ट क्या होता है, इन सब के बारे में बात की जाएगी। तो तब तक के लिए इससे पहले जो थ्योरी की क्लास हुई है और ये क्लास जो हुई है इनको रिवाइज करें। मिलते हैं अगली क्लास में, टिल देन।